स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन है द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए सरफेस फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब किसी भी सरफेस को में एक ऐसा प्रोसेस जिसके करने के बाद वो सरफेस पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रहे ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का बहुत तरह का यूज है। जैसे आपने रियल लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आंधी तूफान बहुत चल रहा है, बिजलियां गिर रही है, तब लोग बोलते हैं कि कार के शीशे को आप ऊपर चढ़ा दो। कार का शीशे को जब हम ऊपर चढ़ा देते हैं, अगर कार के ऊपर बिजली गिरती भी है तो कार के अंदर बैठे हुए किसी भी आदमी को, इंसान को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार के सरफेस का जो बाहर का बॉडी है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किया हुआ है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा देखिए, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकते हैं, तो वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप जानते होंगे, ऐसे एक बीच में से तार जाता है, जो हमारा जनरली टीवी का जो लाइन आता है वो कोएक्सियल केबल का एक एग्जांपल है। ये बीच में से कॉपर का वायर आता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन रहता है, उसके ऊपर फिर एक मेटल का लेयर जैसे लगा रहता है। तो दो तरह का कंडक्टर है, देखिए, एक बीच का कंडक्टर है और एक साइड में जो बाहर से आता है, आउटर बाहर का जो कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर है तो दोनों का कुछ ना कुछ फील्ड होगा, दोनों एक दूसरे के फील्ड पे कुछ ना कुछ असर डालेंगे, इससे टीवी का सिग्नल खराब हो सकता है। इसलिए ये कोएक्सियल केबल जो है, ये जो आउटर बाहर वाला जो कंडक्टर है और जो सेंटर का जो कंडक्टर है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रहता है, ताकि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर अपने फील्ड से कुछ ना कुछ इफेक्ट ना डाले। तो यही हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर चार्ज को इकट्ठा करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। कोई कंडक्टर कितना ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है उसको हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर कंडक्टर का कैपेसिटेंस। इंसुलेटर नहीं कर सकता, इंसुलेटर अपने अंदर चार्ज को नहीं रख सकता, केवल कंडक्टर ही रख सकता है। तो यहां पर बोलता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बोलता है कि जो किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल होता है V, वो उस पे जो प्रेजेंट है चार्ज Q, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है, Q इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होगा C इंटू V। यहां पर C जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C जो है इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, उस कंडक्टर पे डिपेंड करेगा जो अपने अंदर चार्ज को समाये हुए है, स्टोर किया हुआ है। जो कंडक्टर अपने अंदर ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है उसका कैपेसिटेंस C का वैल्यू ज्यादा होगा। जो अपने अंदर कंडक्टर अपने अंदर कम चार्ज को स्टोर कर सकता है उसका कैपेसिटेंस C का वैल्यू भी कम होगा। तो अब यहां से एक डेफिनेशन निकालते हैं, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। यहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कैपेसिटेंस का, आप चाहो तो उसको नोट कर लो। लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। मतलब किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के बराबर होता है जो कि जरूरी होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल में यूनिट इंक्रीज करने के लिए। यूनिट है इसलिए अपॉन में आया है V। ठीक है, ये तो हो गया। अब कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस का कुछ यूनिट भी होना चाहिए। यूनिट क्या होगा देख लेते हैं। चार्ज जो है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और यहां पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरेड।
फेराड जो है, फेराडे नाम से एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पढ़ा है। इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 फेराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 फेराड को आप चाहें तो कर सकते हैं डिफाइन, लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 फेराड इफ वी गिव 1 कूलम, सॉरी 1 क्यू नहीं होगा 1 सी, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज टू द कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। मतलब किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फेराड होगा, अगर उसको 1 कूलम ऑफ चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। तो मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा मैंने एक सेल के लिए आपको एक एग्जांपल बताया था, शायद आपको याद हो, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है, एक के पास चार्ज क्यू है, एक के पास चार्ज 0 है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। मतलब चार्ज पे पोटेंशियल V जो होता है सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब ये फेरेड तो हो गया हमारा यूनिट, लेकिन फेरेड जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट है। 1 फेरेड का एक कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर नहीं ले रहे हैं हम लोग, मान लो कंडक्टर, 1 फेरेड का एक जो कंडक्टर होगा उसका साइज इस अर्थ से भी बड़ा होगा। कई सारे अर्थ, 16-17 अर्थ समा जाएंगे, तब जाके 1 फेरेड का एक कंडक्टर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं काफी छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 1 माइक्रो फेरेड, 1 पिको फेरेड, 1 मिली फेरेड, ऐसे यूज किया जाता है। 1 माइक्रो फेरेड जो होगा वो 10 टू द पावर -6 फेरेड के बराबर होता है। 1 पिको फेरेड जो होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10 टू द पावर -6 फेरेड होगा बाय डिफॉल्ट, इसको समझ जाना। 1 पिको फेरेड जो है ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12 फेरेड। 1 मिली फेरेड 10 टू द पावर -3 फेरेड। इसी तरीके से होता है 1 नैनो फेरेड, ये होगा 10 टू द पावर -9 फेरेड। तो चूंकि फेरेड हमारा बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग कुछ छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग माइक्रो फेरेड का यूज करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पंखा या पानी का पंप है, उसमें आपको एक कैपेसिटर दिख जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसमें आप कैपेसिटेंस चेक करके देख सकते हो, पक्का ये माइक्रो फेरेड में दिया गया होगा। मेरे ख्याल से ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वही मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।